नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड से। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरह हल कर सकते हैं। तो मेथड हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 4x + y = 11, 5x - 2y = 4। ये दो इक्वेशंस हैं और हमने इनको एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमने x और y में से कोई एक वेरिएबल चूज कर लेना है एलिमिनेट करने के लिए, विलोप करने के लिए, यानी कि वो गायब हो जाए। तो हम मान लो x चूज कर लेते हैं। अब x को चूज करके हमने करना क्या है, देखो x के सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 को, और जो इक्वेशन नंबर 2 में तुमको नंबर दिखाई दे रहा है x के साथ, उससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, यानी कि जो नंबर यहाँ पे है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो सभी में, और जो नंबर नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सभी में। ये है पहला स्टेप। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 को। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation 1 by 5 and equation 2 by 4। इक्वेशन समीकरण 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਅਤੇ समीकरण 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा किया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो कैसे लगेंगी इक्वेशंस देख लेते हैं। सारे को इक्वेशन, सारी इक्वेशन यानी हर एक टर्म, 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, सभी को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 20x + 5y = 55। ठीक है, देख लो, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 20x माइनस, हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8y = 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो अब हमें देखो क्या मिलता है। इस तरह से हमें इस तरह से मिला कि x के कोफिशिएंट बराबर हो गए। x के कोफिशिएंट यानी x के साथ जो नंबर लगे हुए हैं 20 बराबर हो गया ना। तो अब हम क्या इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, हम अब ऊपर लिखी इक्वेशन में से नीचे लिखी इक्वेशन माइनस कर देंगे।
जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो 20x में से 20x गया 0, 5y प्लस हो जाएगा 8y, 5y प्लस 8y 13y, और 55 माइनस 16 कितना हो जाएगा, देखो 15 माइनस 6 9 और 4 यानी कि 39। तो हमने क्या किया, हमने, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमने ये 4 से और 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं। x, मैंने पहले कहा था ना, x या y में से किसी एक को चूज़ कर लो। हमने x को चूज़ किया, x के कोफिशिएंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आया y इज इक्वल टू 39/13 यानी कि 3, ये कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे अपनी मर्जी से। तो हम लिखेंगे पुट दिस इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम y को, 4x प्लस 3, देखो 3 पुट किया, इज इक्वल टू 11। यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इस तरफ चला गया तो 8, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगा होगा सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसमें स्टेप्स ज़्यादा बनते हैं, इसमें स्टेप्स कम बनते हैं। तो अब हम चलते हैं बुक की एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, चाहे बुक पंजाब बोर्ड की है, चाहे CBSE की है, चाहे हरियाणा बोर्ड की है, इन तीनों में ही जो NCERT की किताब है वो अप्लाई होती है, और पंजाब बोर्ड की किताब और NCERT की किताब सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। तो अगर मैं कह रहा हूँ NCERT की एक्सरसाइज, तो वही एक्सरसाइज पंजाब बोर्ड की सरकारी किताब जो है, पंजाब बोर्ड की किताब की भी है। तो जो हमारी NCERT या पंजाब बोर्ड की किताब है वो क्योंकि सेम है, हम उन्हीं की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स तुम्हारे एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कहा गया है कि जो नया तरीका अभी तुमने सीखा है एलिमिनेशन का, विलोपन का, वो तो तुमने यहाँ पे इस्तेमाल करना ही है, साथ ही दोबारा से इस क्वेश्चन को हल करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दो इक्वेशंस हैं हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, कि मैं सेम रकमें नहीं उठा रहा क्वेश्चंस की, तो तुम्हें मैं थोड़े से रकमें चेंज करके क्वेश्चन का मेथड समझा रहा हूँ, और तुम प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो। किस तरह से तुम प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो, अपनी इस NCERT या पंजाब बोर्ड की किताब के जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, बस मैंने रकमें चेंज की हैं, ताकि तुम्हें मेथड समझ में आ जाए, लेकिन तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मौजूद रहें। तो चलो हम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, इक्वेशन नंबर 2 भी लिख ली हमने, ठीक है। अब फिर से हम ऐसा करते हैं, x को चूज़ कर लेते हैं। वैसे करने को तो y को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x को कैंसिल करके ज़रा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ईजी फील करते हैं वो, इसलिए मैं बार बार x को चूज़ कर रहा हूँ। तुम अपनी मर्ज़ी से इसी तरह y के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो यही मेथड। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है यानी 3,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है, यानी कि 1। अगर कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ 1 होता है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 1। तो ऊपर वाले का इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट को इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद बनेंगे कैसे, देखो मैं लिखता हूँ। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था और दूसरी इक्वेशन को 2 से। तो अब मेथड क्या है, हमने माइनस कर देना है इसको, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3x है तो 3x कैंसिल हो गया, 3y प्लस 2y 5y इज इक्वल टू 27 माइनस 2 25। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ये तो समझ आ गया होगा। अब y इज इक्वल टू 5 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। तो देयरफॉर हम हल लिख रहे हैं अब x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है इसको क्वेश्चन को। तो तुमने लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे टाइटल बनाया, फिर से इक्वेशनें लिखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2, और फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया। तो ये तुमने स्टूडेंट्स खुद करना है, क्योंकि मैंने पिछले दो जो हमारे वीडियोस थे वो इसी मेथड पे लगाए थे, वो तुम जानते हो और वो आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। तो अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट पे। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या इक्वेशंस दी होंगी, किस टाइप की इक्वेशंस तुम्हें दी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं उठा रहा हूँ। x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 7x इज इक्वल टू 8y प्लस 16। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें भी दो ही वेरिएबल हैं, x और y, और x और y की पावर जो है वो 1 ही है। तो ये दोनों ही इक्वेशनें लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इनको हम उस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमें लिखना पसंद है। लिखना कैसे पसंद है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, मतलब x और y की टर्म्स इधर और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के दूसरी तरफ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8y को इस तरफ ले आऊँगा, तो 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में फिर हम कोई एक चूज़ कर लेंगे। तो इसमें मैं तुम्हें y चूज़ करके कैसे सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि y चूज़ करके y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू पहले आ जाएगी, बस इतना ही है। तो चलो हम y को चूज़ करते हैं। y को चूज़ करके हमें इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना होगा 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 1 से करना होगा 8 से मल्टीप्लाई। अब y के कोफिशिएंट्स चलेंगे अगर हमने y को चूज़ करना है तो मैं कर लेता हूँ, लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8x माइनस 24y इज इक्वल टू -8, और अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 21x माइनस 24y
इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना इसको, तो ये आ जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे। अच्छा, माइनस करने में भी एक बात है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैंने इस क्वेश्चन में भी माइनस किया, साइन चेंज किया। साइन चेंज कब करना पड़ता है? जब साइन दोनों का सेम हो, जिसको हमने कैंसिल करना हो। यहाँ पे भी साइन सेम है, दोनों माइनस के हैं, इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस और माइनस। तो 24y के साथ प्लस का 24y कैंसिल, 8x माइनस 21x कितना बचा? 8 में से 21 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सोचो, 21 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। माइनस का 13x इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 और -48 मिल के बन जाएगा -56। ठीक है, तो यहाँ पे अब माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 56/13। तो 56/13 कैंसिल आउट होता है। 13 का टेबल देखो, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, नॉट 56। तो ये यहीं पे रुक जाएगा 56/13। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आगे y की वैल्यू आ गई थी भाई, गलती हो गई मुझसे। तो 13y 56, 13y इज इक्वल टू 56, यानी y इज इक्वल टू 56/13। तो अब हम इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 56/13 इन 1। तो x माइनस 3y, 3 इंटू 56/13 इज इक्वल टू -1। तो ये कितना बन गया, x माइनस 56 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 इंटू 3 करें तो 150, 150 में 18 जोड़ दो तो 168/13 इज इक्वल टू -1। यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस 168/13। अच्छा, अब 13 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू -13 प्लस 168/13। तो 168 में से 13 माइनस किए कितना आ जाएगा, 155/13। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास आंसर आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 56/13, y इक्वल टू, सॉरी फिर से मैंने गलत लिख दिया स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू 155/13, y इज इक्वल टू 56/13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुमने खुद ही इसको सॉल्व करके देखना है। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें मिलेगी वहाँ पर। रकमें थोड़ी सी चेंज की हैं मैंने, नंबर्स चेंज किए हैं, ताकि प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास वो क्वेश्चंस रहें जो एनसीईआरटी या पंजाब बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं। तो इस टाइप से इक्वेशन दी हुई है, यानी कि कॉफिशिएंट्स जो हैं वो 2 3 4 ना हो के 1/2, 1/3, 1/4, 1/3 इस तरह से हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको पहले तो गिवन में लिखेंगे, गिवन x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 10, x/4 माइनस y/3 इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 का क्या होता है, वो वाला नंबर जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आए और सबसे पहले आए। तो 6 जो है वो 2 3 6 होता है और 3 2 6 होता है। ऐसे तो कई नंबर हैं जो 2 और 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, लेकिन इनमें सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो दोनों का मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो तो वो 6। तो हमने 6 एलसीएम बनाया, और 3 ऑब्वियसली अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4y इज इक्वल टू 10, यहाँ 4 और 3 का एलसीएम क्या बन जाएगा,
4 और 3 दोनों के टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 12। 4 3 दा 12 और 3 4 दा 12। तो इस इक्वेशन में 12 हमारा एलसीएम बन गया। तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 4y इज इक्वल टू -1। तो ये 6 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड अब मैं इस इक्वेशन को भी लिख रहा हूँ, 12 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशनें हमारे पास आ गई। और देखो लकीली क्या हुआ, लकीली हुआ ये कि हमें कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर बने पड़े हैं। यहाँ अपोजिट साइन है, यहाँ सेम साइन है। अगर तुम अब x को चूज़ करते हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर तुम y को चूज़ करते हो तो हम ऐड कर देंगे। होना तो बस इतना ही चाहिए ना कि हमारे पास साइन जो है x के दोनों इक्वेशनों में एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए, या y के अपोजिट होने चाहिए। तो y के तो अपोजिट बने ही पड़े हैं, x के अगर अपोजिट बनाने हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐड कर देते हैं दोनों को। हम कहेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दिया हमने। अब जोड़ेंगे तो 3x और 3x 6x, 4y माइनस 4y 0 हो गया इज इक्वल टू 60 माइनस 12। 60 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 60 में से पहले 10 माइनस करो, 50, उसमें से 2 और माइनस कर दो, 48। तो x की वैल्यू आ गई 48/6 यानी कि 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं x को 8 पुट कर देता हूँ। तो 3 इंटू 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो 24 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, विच मीन्स 24 उस तरफ चला गया, माइनस हो गया। 4y इज इक्वल टू, अब 60 में से 24 माइनस करना है, 60 में से 20 माइनस करो 40 में से 4 और माइनस कर दो 36। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 36/4। तो 4 9 दा 36, 9। तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और अब तुम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हो तो दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ तक आओगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ तक तो आ जाओगे। उसके बाद बस तुमने करना ये है कि फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके और सॉल्व कर लेना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस तरह हम सॉल्व करते हैं उस तरह करेंगे, वो तुमने खुद करना है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पार्ट्स दिए हुए हैं NCERT और पंजाब बोर्ड की किताब में वो। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किस टाइप का है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ही है। तो क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 2 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हम थोड़ा सा रफ वर्क करके इसको समझते हैं कि हमारे पास x/y एक फ्रैक्शन है, पंजाबी में इसको पिन बोल देते हैं, और न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो ये अंश हो गया, ये हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो x/y एक फ्रैक्शन है। अब हमें क्वेश्चन समझा रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन 1 बन जाती है। यानी कुछ इस तरह, हम न्यूमरेटर में तो 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 2 रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1 बन गया। और इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। यानी कि अगर x/y तो था, लेकिन अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये 1/2 के बराबर हो जाती है। तो ये हम 2 इक्वेशनें इस तरह से बना के चलेंगे।
हमने फ्रैक्शन क्या मान ली थी, x बाय वाई, तो 2 प्लस कर दिया और इधर डिनोमिनेटर में 2 माइनस किया तो 1 के बराबर आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया तो 1/2 के बराबर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो, तो हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो पंजाबी में कैसे लिख सकते हो, मान लो अंश बराबर x अतः हर बराबर y, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। तो हमें क्या दिया हुआ है, अब तुम कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न दे अनुसार। प्रश्न दे अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये दो इक्वेशनें बन रही हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर देते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है। एंड अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस कर देते हैं तो 1/2 के बराबर बन जाती है हमारी फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें हमारी पसंदीदा लीनियर इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये y-2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y+1 जो है वो 1 से, और 2 इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो मैंने ये लिख लिया x+2 इज इक्वल टू y-2, और 1/2 था यहाँ पे तो 2 x से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 1 था तो y+1 इधर मल्टीप्लाई। तो हमारे को वो इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, x को हम इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 उस तरफ चला गया, माइनस का 4 इक्वेशन नंबर 1। फिर y को इस तरफ ले आए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशनें हमें उसी फॉर्म में हमने लिख ली जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि x की y की टर्म और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट की टर्म। तो अब हमने किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, इसको तुम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्योंकि तुम कर चुके हो तो हम इस एक्सरसाइज में अभी एलिमिनेशन मेथड से ही इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड देखो, y के जो कोफिशिएंट है बराबर बने पड़े ना, जबकि सेम साइन है, तो हम क्या कहेंगे, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, किस तरह लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, फिर दोबारा से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को। क्यों? क्योंकि x और y में से किसी एक का हमने बस ये देखना होता है कि कोफिशिएंट बराबर हो, तो y का कोफिशिएंट बराबर है। अगर तुमने x को चूज़ करना होता तो तुम 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन जब बराबर हो ही तो हमें, मुझे नहीं लगता कि एडिशनल स्टेप करने की ज़रूरत है। जिसका भी तुम्हें बराबर अगर तुम्हें मिल रहा है कोफिशिएंट, तो उसी को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके सॉल्व कर सकते हो। तो y के साथ y कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस का x इज इक्वल टू -4 -1 -5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, x 5 आ गया, तो हम कहेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x को 5 पुट कर दो, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 9, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो x और y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन पता करनी है। तो तुम कहोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई मानना था ना हमने, तो 5/9। अब इसको चेक भी कर लो, देखो हमारे पास आया 5/9, इसमें +2 करो, इसमें -2 करो, तो ये 7/7 बन जाएगा, 1 बन गया। और फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में +1 करो तो 5/10 यानी 1/2। तो दोनों बातें हमारी सेट बैठ रही हैं, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह का है। 5 years ago नूरी वाज 5 times एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से 5 गुना ज़्यादा थी। एंड 10 years लेटर, और 10 साल बाद क्या हो रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से जो एज में दुगनी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखो, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स जो पिछले वीडियोस में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था उसमें जो समझाया था सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि मान लो कोई एक बच्चा हमारे पास 2 साल का है और जो उसका मान लो बड़ा भाई है या कोई कज़न है कोई बहुत बड़ा, वो 20 ईयर्स का है। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है 10, तो ये 10 टाइम्स एज है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, 1 साल बाद क्या होगा, ये 3 इयर्स का हो जाएगा और ये 21 ईयर्स का हो जाएगा। तो इसमें 10 टाइम्स करके तो 21 नहीं आ सकता ना, इसमें कितना मल्टीप्लाई करके आ सकता है 7, यानी कि एज का रेशो जो है अनुपात कम होता चला जाता है। आगे देखें, मान लो ये अगले साल कितने का हो जाएगा 4 इयर्स का और ये 22 इयर्स का। तो यहाँ से अब 4 को मल्टीप्लाई करके तो 22 नहीं आ सकता ना, 4 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि ये अनुपात था, तो 28 आ जाएगा, इससे बड़ा। अच्छा, और मान लो और देखते हैं आगे, अब इसको 10 साल बाद देखते हैं, ये 12 इयर्स का हो जाएगा और 10 साल बाद ये 30 इयर्स का हो जाएगा। तो देखो अब कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अब तो ये 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना इसकी एज को तो भी ये नहीं बनेगा नंबर, 3 से भी छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को 30 बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि एज का जो अनुपात है, एज का रेशो, वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तुम कंफ्यूज मत करना कि ये कैसे हो रहा है कि कभी तो वो 5 टाइम्स है और कभी वो ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है, वो हो सकता है। और इस तरह से अनुपात कम होते चले जाते हैं। तुम अपना और अपने फादर की एज का रेशो देख सकते हो कैलकुलेट करके, अपने और अपने किसी छोटे भाई बहन का रेशो एज का ऐसे लिख के देख सकते हो कि कौन सा नंबर कितने से मल्टीप्लाई करके दूसरा बनता है। तो यही चीज़ इसमें हमें समझने को मिलेगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज x और y है। लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स, लेट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। मान लो x जो है वो नूरी की उम्र है इस वक्त और सोनू की उम्र y ईयर्स है। तो 5 ईयर्स एगो क्या होगा, हम लिख लेते हैं 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, नूरी एज 5 साल पहले कितना होगा। अब इसमें देखें कि 20 साल का ये इंसान है तो 5 साल पहले ये 15 साल का होगा, यानी कैसे हमें पता लगा, 5 माइनस करके ना, तो x माइनस 5 ईयर्स। और 5 साल पहले सोनूज एज, उसी तरह से 5 इसमें से माइनस कर देना है, y माइनस 5 ईयर्स। और उसके बाद क्या क्या रखा है 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद। तो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या होगा, नूरीज एज क्या हो जाएगी 10 प्लस हो जाएंगे। x तो प्रेजेंट में है ना, तो x में हम 10 प्लस कर देंगे और सोनूज एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हमने एजेस देख ली 5 साल पहले और 10 साल बाद और प्रेजेंट एज। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है एक बार फिर देख लेते हैं कि 5 साल पहले तो 5 टाइम्स था, यानी कि नूरी की एज इससे 5 गुना थी और 10 साल बाद ट्वाइस रह गई। चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें क्या कहा हुआ है
कि नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी, तो हम अब इक्वेशन बनाने की तरफ चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा हुआ है कि नूरी की एज x-5 सोनू की एज से 5 गुना थी, यानी सोनू की एज में जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की एज में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 साल पहले, तो नूरी की एज बन जाएगी। एक तो ये कॉमा, दूसरा लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे भी कि धीरे धीरे अनुपात कम होता चला जाता है, तो यहाँ भी अनुपात कम ही हो गया, यहाँ पे भी अनुपात कम हो गया। कैसे कम हो गया, ये दुगना हो गया। क्वेश्चन क्या था कि 10 साल बाद ट्वाइस मतलब 2 गुना, यानी नूरी की एज जो है वो कैसे बराबर आएगी, अगर हम सोनू की एज में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 10 साल बाद की इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशनें बन गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो x-5 इज इक्वल टू 5y-25 कॉमा x+10 इज इक्वल टू 2y+20। फिर ये y इस तरफ आ गया, x-5y इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके प्लस का हो गया तो माइनस का 20, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल रही है। एंड x-2y इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाके माइनस हुआ तो 10, 20 - 10, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे भी हमें x का कोफिशिएंट बराबर मिल गया है। जब x का कोफिशिएंट बराबर मिल गया तो हमें मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, एक में से दूसरा घटा दो। तो हम दोबारा लिख लेते हैं इसको अपनी हेल्प के लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लाइन लगाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। तो x के साथ x कैंसिल हो गया, -5y और प्लस का 2y, यानी कि माइनस का 3y आ गया, और यहाँ पे -20 - 10 यानी माइनस का 30, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, y आ गया 10, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y10 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। चलो मैं इसका थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इस पेज में स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 10 इन, पुट y इज इक्वल टू 10 इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x-5y इज इक्वल टू -20। देखो इक्वेशन नंबर देख लो, 1 क्या है, x-5y इज इक्वल टू -20। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x-5y इज इक्वल टू -20। तो x-50 इज इक्वल टू -20, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -20 + 50, 50 प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 30। तो देयरफॉर x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 10। तो x और y क्या थे, इक्वेशन जो क्वेश्चन था वो तो ये था कि हम सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज पता करें। तो देयरफॉर नूरीज एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स, सोनूज एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा तुमको। और तुम अपनी एक्सरसाइज 3.4 जो है पंजाब बोर्ड या NCERT सेम किताबें हैं, वो तुम ट्राई करो, वो सॉल्व करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वाले स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं नया वीडियो लेक्चर तैयार कर दूंगा। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।